नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस सेशन गाइस। हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? बताओ। क्या बोलते हो? हाँ जी, क्या हाल है? am I audible and visible? बताइए। चलो, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। कहानी को आगे बढ़ाया जाए, और वो कहानी जो आगे बढ़ेगी तो वो कहां पहुंचेगी? कहानी आगे बढ़ के पहुंचेगी हमारी चैप्टर के अंत की तरफ। तो स्वागत है आप सभी का। ये बताओ कैसा लगा चैप्टर? जल्दी जल्दी एक बार चैट में बता दो कि चैप्टर कैसा लगा। टेल मी फास्ट। चार्जर नहीं है दोस्त? वो एक में भी नहीं है। हाँ, ऊपर बोलना, मेरे वाले कमरे में ऊपर लगा है। अच्छा लगा? घटिया, नॉट बैड। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या बताता हूं? एक चीज कि ये जो चैप्टर है ना, तो ये माना कि यूरोप के कंटेक्स्ट में एक चैप्टर था। यूरोप आज लास्ट टॉपिक है इसका। इसमें आपको यूरोप की हिस्ट्री बताई, ये वो सारी चीजें। लेकिन जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं ना, क्या बोलता हूं कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो वो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न का मतलब क्या है ना, कि आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। अब क्या था कि यहां भी आपने को देखने को मिला कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद में आपको देखने को मिलता है कि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए वो झंडा बनाते हैं। ठीक है, वो कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच जो उसको कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं। ये सारी चीजें होती है। अब चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोप का कोई दूसरा देश हो, चाहे इंडिया हो, अगला चैप्टर जो आप हिस्ट्री का पढ़ोगे नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे, तो हर चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा पता है? हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि यही पैटर्न दोहराया जाता है। हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि यही पैटर्न दोहराया जाता है। तो अब ये जो पैटर्न दोहराया जाता है, इसमें क्या है कहानी? ये जो पैटर्न दोहराया जाता है, तो इसमें यही कहानी आगे भी बैठेगी कि चाहे यूरोप की कहानी पढ़ी हो आपने, जैसे क्या है कि जब लोग डिस्ट्रेस होते हैं, मतलब हंगर हार्डशिप वाला सिस्टम देखा आपने, तो राजा के अगेंस्ट में ही रिवॉल्ट करेंगे, चाहे वो फ्रांस की कहानी हो, चाहे वो इंडिया की कहानी, कहीं की भी कहानी हो। तो इस तरह से कुछ कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यू विल फाइंड सम पैटर्न्स। तो वो आपको पैटर्न्स क्लियर कट यहां पे देखने को उस तरह से मिल जाएंगे। समझे? तो इसीलिए हम यूरोप का भले ही चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको सारे सारे डायरेक्शन में चीजें दिखाएगा। तो हमने जो जो पढ़ा था, जैसे मैंने आपको कल भी क्लास खत्म करते करते बोल के गया था कि ये जो स्लाइड है आपकी, किधर गई ये वाली जो स्लाइड है, पहले तो ये देखो, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है हमारी, जिसमें अपन ने पूरा स्टोरी और थ्योरी दोनों चीजों को अपन ने क्या करा है, वो करके रखा है, एक ही स्लाइड पे मेंशन करके रखा है। तो ये दोनों 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 चीजें क्या क्या स्टोरी लाइन की अगर बात करें, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब फेडरिक सूरियो की पेंटिंग वगैरह, नेशनलिज्म इन यूरोप का आइडिया, नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, वाली चीज अपन ने देख ली थी। फिर अपन ने क्या करा, मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट देखने के बाद में यहां से शुरू किया। तो स्टोरी लाइन को अगर बनाना पकड़ना शुरू करें,
तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट देखा अपन ने 1789 का। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ये क्लियर हो जाता है थोड़ा कि आफ्टर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैलता है, और आइडियाज को जैसे फ्रेंच आर्मीज लेके जाती है, तो नेपोलियन आइडिया लेके जाता है, नेपोलियन का राइज होता है, नेपोलियन कोड लाता है, फॉल ऑफ नेपोलियन देखने को मिलता है। नेपोलियन जब हारता है तो कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं। 1815 से 1830 तक तो कंजर्वेटिव्स मजे कर रहे थे यूरोप में, लेकिन फिर 1830 से एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू होता है। तो व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, फ्रांस से कहानी शुरू होती है, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, जर्मनी। फ्रांस में फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि रिपब्लिक वापस आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हट जाती है, सिलेसिया में रिवॉल्ट होता है। तो ये 1830 से 1848 तक का पूरा रिवॉल्ट थे, एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसके बाद में फिर क्या होता है कि कंजर्वेटिव्स भी कंट्रीज के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने यूनिफिकेशन ऑफ नेशंस देखा, जिसमें इटली की कहानी, जर्मनी की कहानी, ब्रिटेन की कहानी कल ही पड़ी थी। अब इसी के पैरेलल जैसे अगर आप देखोगे तो ये तो हमने क्या देख लिया, ये तो हमने सारी स्टोरी वाला पार्ट देख लिया। अब इन्हीं स्टोरीज के पैरेलल आपको क्या देखने को मिलता है, आइडियाज और आइडियोलॉजीज भी चल रहे होते हैं। तो जैसे समाज समझना था आपको फ्रांस का, तो यूरोप का, तो यूरोप में एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, मिडिल क्लास हुआ करते थे। मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म पॉलिटिकल सेंस में क्या चाहती थी, कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट और ये सारी चीजें, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑल। इकोनॉमिक टर्म्स में क्या चाहती थी, फ्रीडम ऑफ मार्केट और स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी इमर्ज होकर आती है, जहां पे कंजर्वेटिव्स जो रहते हैं तो वो क्या चाहते हैं, कंजर्वेटिव्स ये चाहते हैं कि ओल्ड सिस्टम को रिस्टोर कर लिया जाए, कंजर्वेटिज्म। और जब 1815 के बाद में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो जाता है, कंजर्वेटिव्स पावर में आ जाते हैं, तो ये कंजर्वेटिव्स को अपोज करने के लिए रेवोल्यूशनरीज इमर्ज होते हैं। गुज़िपी मजीनी रेवोल्यूशनरीज लड़ने को तैयार थे। और इन्हीं के पैरेलल एक और आइडियोलॉजी के लोग थे, वो थे रोमांटिसिस्ट। तो ये रोमांटिसिज्म की कहानी आती है यहाँ पे ना। तो रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो रोमांटिसिज्म क्या कहता है कि सिंपल चीज है कि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी में विश्वास रख रहे हो जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि वो वॉर, एग्रेशन, इन चीजों में विश्वास न रखते हुए फीलिंग, इमोशंस, इंट्यूशंस के थ्रू कंट्री के यूनिफिकेशन पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब विजुअलाइजिंग द नेशन वाला जो पार्ट है, तो इसमें हमने देखा था एलेगरी कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट, कि आप देश तो बना लिया, आपने लड़ लिए, भिड़ लिए, सब कुछ कर लिया, कंट्रीज आजाद करवा ली, लेकिन उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, फिर एक कह सकते हैं ना कि कनेक्टिविटी लाने के लिए, क्या है, कनेक्टिविटी लाने के लिए आप कंट्रीज को एक फॉर्म देते हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म देते हो, और वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब आप फॉर्म देना शुरू करते हो तो उसी को कहते हैं अपन एलेगरी कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? यहां तक का एस्पेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बताओ क्लियर? मैं यहीं खड़ा रहूंगा, फोन नहीं रखा है ना। यहां तक का आइडिया हम कंप्लीट कर चुके हैं, बताओ क्लियर है? बताइए बताइए बताइए। अब आगे जो पढ़ना हमें, लास्ट टॉपिक अपने को एक पढ़ना है, तो सबका यूनिफिकेशन सब कुछ हो गया है। ये नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे खत्म होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1914 में। तो 1914 तक कैसे पहुंचे वो देखना है अपने को। अब बड़ा मजेदार टॉपिक है आगे, अब बड़ा मजेदार टॉपिक है आगे, और वो बड़ा मजेदार टॉपिक जो है वो क्या है, किधर गया यार? हाँ, जो बड़ा मजेदार टॉपिक आगे है वो क्या है, वो है आपका, ये स्टोरी लाइन वाला भी पूरा एस्पेक्ट समझा दिया था तुम्हें, वो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, यहां से नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म खिसक जा। अब आ जाओ, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म होता क्या है, डिफरेंस समझो तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म है ना, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो देखो क्या है, तो by the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first, ठीक है, sentiments of the first half of the century। आपको यहां क्लियर कट तरीके से देखने को मिलता है कि नेशनलिज्म का जो भाव था वो 19th सेंचुरी आते आते क्या ना, उसका आइडियलिस्टिक नेचर खो चुका था। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म का मतलब ये था कि सबको अपने अपने देश से प्यार होना, है ना। वो नेशनलिज्म है राष्ट्रवाद, कि हम सबको अपने अपने कंट्रीज से बहुत सारा
प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो वो नेशनलिज्म होता है। ठीक है, वो सिंपल चीज है कि वो नेशनलिज्म होता है। तो नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म की अगर बात करें कि वी ऑल लव आवर कंट्री इज नेशनलिज्म। इसको एक अच्छा एग्जांपल समझाता हूं इंपीरियलिज्म से समझने के लिए, कि हर पेरेंट जब ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरेंट्स, कि हमारा बच्चा तो बहुत, हमें हमारे बच्चे से बहुत अच्छा प्यार है, और हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हम हमारे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। स्वाभाविक है, सारे पेरेंट्स ही बोलते, कोई ऐसा थोड़ी बोलते ला मारो अपने बच्चे को धम धम। ठीक है, पहले पढ़ते थे ऐसे जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब 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 हम बच्चे हुआ करते थे, तो जैसे बोलते ना कि जब हम बड़े हो गए तो गेम ही बदल गया तो अब क्या है, जैसे यहाँ पे कहानी समझी जाए तो द थिंग इज वेरी क्लियर कि नेशनलिज्म क्या कहती है कि सबको अपने अपने देश से प्यार है, ये राष्ट्रवाद की भावना हो गई, ये नेशनलिज्म हो गई है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, क्या जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि एक पेरेंट जब बोलता है कि उसे उसके बच्चे से प्यार है, उसका बच्चा उसे प्यारा लगता है, तो वो क्या है, वो नेशनलिज्म से जोड़ लो ऐसा। लेकिन जब एक पेरेंट ये बोलने लगे, क्या बोलने लगे, जब एक पेरेंट ये बोलने लगे कि सिर्फ उसका ही बच्चा अच्छा है, बाकी सारे बच्चे गंदे हैं, मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा है, तब क्या होता ना, ये घमंड आ गया ना, तो ये इंपीरियलिज्म है। ठीक वैसे ही कि सबको अपने अपने देश से प्यार है, सबको अपना अपना देश अच्छा लगता है, वो नेशनलिज्म है। लेकिन जब आप ये बोलने लगोगे कि मेरा ही देश अच्छा है, बाकी देशों के ऊपर कब्जा कर लूंगा, बाकी देशों को गुलाम बना लूंगा, वो इंपीरियलिज्म है। नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते फ्रांस बना, नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते जर्मनी बना, इटली बना होगा, ब्रिटेन बना होगा, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार था। लेकिन जब ब्रिटेन के लोग इंडिया पे डोमिनेट करने लगे, बोलने लगे कि नहीं ब्रिटेन ही अच्छा है, दिस इज द व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हम जाके इंडिया को सिखाएं, डोमिनेट करें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, तो वो इंपीरियलिज्म होता है। बहुत अच्छे से स्लोली एग्जांपल से समझाया मैंने कि नेशनलिज्म अच्छी चीज है, वेरी आइडियलिस्टिक, कि आप अपने अपने देश से प्यार कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने देश पे घमंड करके अपने देश से दूसरे देशों के ऊपर डोमिनेट करने लगते हो, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो उसे क्या कहा जाता है, इंपीरियलिज्म कहा जाता है। क्या इंपीरियलिज्म समझ आया? बताओ, इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ, यह समझना जरूरी था। मेरी मम्मी उल्टी बोलती है सर। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्या है? तो इंपीरियलिज्म रेफर्स टू, कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल आउटलुक। ठीक है, एक पॉलिटिकल आउटलुक के मतलब हम कंट्री के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं ना, तो इंपीरियलिज्म इज अ पॉलिटिकल आउटलुक वेयर अ कंट्री टेंड्स टू डोमिनेट ओवर अदर कंट्रीज सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ये इंपीरियलिज्म है, सिंपल। क्लियर है ना बाबू? सीधा सटीक, क्लियर? अब इंग्लिश में बता तो दिया। चलो, by the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of century, ठीक है, but became a narrow creed with limited ends। वही है नेशनलिज्म, जब नैरो क्रीड, लिमिटेड एंड्स तक सीमित हो गई कि सब अपने अपने बारे में सोचने लगे, तो नेशनलिज्म का जो उदार व्यक्तित्व था वो खत्म होता चले गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war। और अब फिर क्या हो रहा है, जैसे ब्रिटेन को अपने देश से प्यार हो गया, जर्मनी को अपने देश से प्यार हो गया, और उनके बीच में नेशनलिज्म इतना इंटेंस हो गया कि वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहे थे। तो इस पीरियड में हमें देखने को मिल गया कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप से, दे बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट, कोई किसी को सह नहीं रहा था, मारू काटू पे उतर आए थे, लड़ाई के लिए उतर आए थे। ठीक है, तो नेशनलिस्ट बिकेम इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवरी डे दे वर रेडी टू गो टू वॉर, कि चलो लड़ते हैं, मारेंगे पीटेंगे इस टाइप से। ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। फिर क्या होता है, द मेजर यूरोपियन पावर्स in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aim। और फिर धीरे धीरे यही होने लगा कि अलग अलग यूरोपियन पावर जो है, तो अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन पे दिखाने के लिए, अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डोमिनेट करने लगी। तो ये बेसिकली आपको एक कंटेक्स्ट दे रहे हैं, एक इंट्रो दे रहे हैं इस पैराग्राफ में कि नेशनलिज्म की सिचुएशन क्या थी। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका WPP दे दूंगा मैं आपको, तो आपके पास में फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का और मंडे का,
इतने 3-4 मंडे तक मतलब कर लेना, 3-4 दिन का समय आपके पास, 3-4 दिन में बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना इसके पूरे WPP को, है ना, टेस्ट को। क्रीड मतलब क्या है ना कि नैरो क्रीड मतलब कि जैसे क्या कहोगे आपकी लालच, ईर्ष्या, इन सारे उसके लिए, समझे अस्मिता? इस पे क्या क्वेश्चन बनते बताऊंगा ना, बताऊंगा, पढ़ो तो सही, पढ़ो पहले, कंप्लीट करो, इस पे क्या क्वेश्चन बनता है बताऊंगा। पढ़ो फिर बताऊंगा इस पे क्या क्वेश्चन बनता है। ये हो गया। फिर देखो क्या है, तो अब आपको ये नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की पूरी कहानी समझना, इसने यूरोप को कैसे बर्बाद कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो एक बच्चा पूछ रहा है कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो ये देखो, ये क्वेश्चन बनेगा, हाउ नेशनलिज्म along with imperialism, how nationalism along with imperialism led Europe to the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कैसे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हो गया, है ना। अब देखो, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। ठीक है, यूरोप में आपको देखने को मिलता है एक क्षेत्र था, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 तक हमने कहानी अभी पढ़ भी ली थी। 1871 तक हमने जर्मनी सबको आजाद करवा दिया। तो यूरोप में एक पूरा का पूरा क्षेत्र था, अच्छे समझना क्योंकि टॉपिक क्या है ना, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वाला है। तो जैसे ये पूरा यूरोप है, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म आ रहा है, तो फ्रांस कंट्री बन गया, ब्रिटेन कंट्री बन गया, जर्मनी कंट्री बन गया, इटली कंट्री बन गया, सब अलग अलग कंट्री बन रहे हैं। ठीक है, सब अलग अलग कंट्रीज बन रहे हैं। ठीक है, सब अलग अलग कंट्री बन रहे हैं। जैसे आप देखोगे तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज वो हो रहे थे। अब एक ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो था, इधर एशिया आ जाएगा, फिर यूरोप से इधर लगा हुआ एशिया आ जाएगा। तो एक ये वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बाल्कन रीजन कहा जाता था। और ये बाल्कन रीजन क्या था ना कि एक ऑटोमन एम्पायर करके एक रूलर थे, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। ऑटोमन एम्पायर मतलब इस्लामिक रूलर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे ना जिनसे, तो जैसे ऑटोमन एम्पायर ये फैला हुआ था पूरा। अब होता क्या है ना, 1871 के बाद से ये ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, कमजोर होता है। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर पिंक कलर वाला जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, कमजोर होता है। अब ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने से, ऑटोमन एम्पायर के कमजोर होने से आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है, तो ये जो एरिया था जिसे बाल्कन रीजन कहा जाता है, ये अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगता है। यहाँ के जो छोटे छोटे मतलब जो एथनिक आइडेंटिटीज थी, जो ग्रुप्स थे, छोटे छोटे अलग अलग आइडेंटिटी के लोग थे, वो पहले सब चुपचाप एक ही एम्पायर के अंडर में बैठे थे क्योंकि मारता था ऑटोमन एम्पायर उनको। लेकिन अब जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो गया तो इन्होंने देखा क्या कि हमारे ऊपर का राजा तो गया, अब हमें आजादी असर्ट करने का मौका है, अब हम जीत सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ऐसा है ना। तो यहां पे वही हो रहा है कि जब ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो आपको देखने को मिलता है कि ये बाल्कन रीजन जो था ये बड़ा विस्फोटक बन जाता है। क्या है बाल्कन रीजन? तो यूरोप में 1871 के बाद में ये जो रीजन था जो पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, इसे बाल्कन रीजन कहा जाता था। तो आज के समय में बाल्कन रीजन कौन है? तो द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे बहुत डाइवर्सिटी थी, एथनिकली और ज्योग्राफिकली डाइवर्सिटी थी, जो कि आज के समय में रोमानिया, ठीक है, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, ठीक है, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, ये सारे कंट्रीज जो आज देखने को मिलते हैं, इन सारे कंट्री से ही उस समय का बाल्कन रीजन बना हुआ था। समझे? इन सारे कंट्रीज से ही उस समय का बाल्कन रीजन बना था। समझे? वाह, क्लियर हुआ? तो इन्हीं सारी कंट्री से मिलकर उस समय का बाल्कन रीजन बना था। अब अगर हम जैसे देखें तो बाल्कन रीजन में जो इसके इनहेबिटेंट्स थे
मोंटेनेग्रो हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। तो यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उन्हें स्लाव्स कहा जाता, स्लैविक नेशनलिस्ट कहा जाता था। क्लियर है? बहुत सिंपल, एक एक दो दो टर्म है, ठीक है। क्या है, एक एक दो टर्म उनको कनेक्ट करते चलना है कि पूरा रीजन जो था, इस पूरे रीजन को कहा जाता था बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन में प्रेजेंट डे दीज कंट्रीज वर देयर, ठीक है। और यहां रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को कहा जाता था स्लाव्स, ठीक है, स्लैविक नेशनलिस्ट कहा जाता था। अब लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा हिस्सा जो था ऑटोमन एम्पायर के अंडर में कब्जे में था, ठीक है। एक बड़ा हिस्सा जो था ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, कब्जे में था। एक बड़ा हिस्सा, बड़ा रीजन जो है वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म in the Balkan together with the disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive। अब क्या हुआ कि जब तक वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे तब तक तो चुपचाप दुबक के बैठे थे कि ऊपर एक आदमी बैठा है, राजा बैठा है, मारता है, ठीक है, तो अब हमें तो यही करना है। लेकिन जब जब क्या हुआ ना, चीजें बदली। कैसी चीजें बदली? जब परिस्थितियां कैसे बदली, जब हमें समझ में आया कि जब परिस्थिति ऐसी बदली कि कैसी परिस्थिति बदली कि जब ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, कमजोर हुआ, टूटा, बिखरा, वीक हुआ, तो उस ऑटोमन एम्पायर के टूटने से, बिखरने से, वीक होने से एक चीज क्लियर समझ में आ रही थी। क्या समझ में आ रही थी? एक चीज क्लियर, वो चीज क्लियर ये समझ में आ रही थी कि ऑटोमन एम्पायर के टूटने से, बिखरने से, कमजोर होने से जो ये वाला रीजन था, बाल्कन रीजन, उस बाल्कन रीजन में एक तो रोमांटिसिज्म की वेव भी थी कि लोगों को, जैसे ग्रीस के लिए लोगों के मन में प्यार क्यों था? क्योंकि ग्रीस को वो अपने सिविलाइजेशन का कार्डल मानते थे कि मतलब क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब कि वो पालना है, उस पालने से पूरा का पूरा यूरोप निकला है ना। तो लोगों के अंदर में इमोशंस थे। तो अब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था, बाल्कन रीजन में अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग रही थी। यहाँ पे लिखा ना जो रोमांटिक नेशनलिज्म की, वो अपने कल्चर को लेके कंट्री बनाना चाहते थे, ये सारी चीजें करना चाहते थे। तो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड द राइज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, बाल्कन रीजन बड़ा विस्फोटक जोन बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो दिस रीजन बिकेम वेरी एक्सप्लोसिव इन टर्म्स कि वहां लोग लड़ने के लिए तैयार थे, देश बनाने के लिए तैयार थे। तो ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैज sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success। तो ऑटोमन एम्पायर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इन देशों को अपने साथ जोड़ के रखूं, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और लोग जो थे इस बाल्कन रीजन के, जो कंट्री बनेंगी, वो फुल फ्लेजेड दिमाग बना चुकी थी क्या कि अब अपने को अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना है, ठीक है, अब अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना है। तो वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो होता क्या है कि जैसे जैसे रूलर की पकड़ कमजोर हुई, एक एक करके वन बाय वन जो यूरोपियन नेशनलिस्ट थे, मतलब बाल्कन रीजन वाला जो क्षेत्र था ऑटोमन एम्पायर का, वो एरिया जो यूरोप में आता था, ऑटोमन एम्पायर पूरा यूरोप, एशिया, सब जगह फैला हुआ था, इस्लामिक एम्पायर था। तो अब जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ तो यूरोपियन नेशनलिस्ट वाले जो कंट्रीज थे ना, वो पुटुक पुटुक करके बाहर निकलने लगे, ठीक है, वो एक एक करके बाहर निकलने लगे। तो वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोल दिया कि ले आजादी, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं, एक एग्जांपल देखो, समझना क्या एग्जांपल है। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया, लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स को हमें भगाना था तो हमने क्या एग्जांपल दिए, मतलब हमने ये बोला ना कि इतिहास को उठा के देख लो, ठीक है, अफगानिस्तान से लगाकर म्यांमार तक, कश्मीर से लगाकर नीचे कन्याकुमारी तक अशोकन एम्पायर हुआ करता था। और वो भारत का एक बड़ा ही गौरव, मतलब कह सकते हैं ना, जो मौर्यन एम्पायर हुआ करता था, अशोका के टाइम में अशोकन एम्पायर बोल रहा हूँ, मौर्यन एम्पायर हुआ करता था, तो वो भारत के गौरव को दर्शाता, ये पूरा भारत था। ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो और हम पूरा भारत इतना बड़ा बनाएंगे। क्या था ये दिस वाज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो वही यहाँ पे भी हुआ कि जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ, लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आई, तो उन्होंने क्या किया, जो बाल्कन रीजन के लोग थे, तो दे क्लेम देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करना शुरू करी। और उन्होंने अपनी कह सकते हैं क्या कि उन्होंने अपनी बात रखने का तरीका रखा कि वंस दे वर इंडिपेंडेंट, ठीक है, उनकी कॉमन हिस्ट्री रही होगी और उस कॉमन हिस्ट्री के हिसाब से उन्हें एक देश बनना चाहिए। वो तो हुआ क्या कि जो फॉरेन पावर्स आ गई, जैसे ऑटोमन एम्पायर के इस्लामिक रूलर्स चले गए, उनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो उन्हें सब्जुगेट करके रखा, बहुत समय तक डरा धमका के दबा के रखा है।
अब क्या है, ठीक है, अब लेकिन क्योंकि अब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा तो अब हमारी आजादी असर्ट करेंगे। हेंस the rebellious nationalities in Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। ठीक है, तो अब क्या देखने को मिला, तो hence the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggles and attempts to win back their long lost independence। ठीक है, जो उन्होंने अपनी आजादी खो दी थी, अब उस आजादी से वो वापस से अपने आप को, अपने देश को बनाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज के लिए वो लड़ाई लड़ना शुरू करी, उन्होंने उस चीज के लिए वो लड़ाई लड़ना शुरू करी। समझ में आया? तो एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। सिंपल चीज है क्या कि जैसे जैसे आपको क्या देखने को मिलता है कि एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, जैसे जैसे वो अपनी आइडेंटिटीज के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि हम ये हैं, हम क्रोट्स हैं, मतलब जैसे मैसेडोनिया में वो बोलते थे अलेक्जेंडर के बच्चे हैं हम, ठीक है, अलेक्जेंडर वाज फ्रॉम मैसेडोनिया। तो अलग अलग जगह के स्लैविक नेशनलिस्ट, स्लैव्स कहा जाता था उन्हें, वो जैसे जैसे अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए लड़ते जा रहे थे, बाल्कन रीजन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। अब दिखती बात है, देखो जगह इतनी है, मुझे भी अपना देश यहीं बनाना है, उससे भी अपना देश यहीं बनाना है, तो हम दोनों एक दूसरे के एरियाज में, टेरिटरी में एनक्रोच करेंगे, मेरा इलाका है, वैसा वाला सिस्टम होने लगेगा। तो अब जब एक दूसरे के टेरिटरीज में एनक्रोच कर रहे हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो बाल्कन एरिया जो है पूरा का पूरा, इट बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। ठीक है, टू गेन मोर टेरिटरी एट द, हो क्या रहा था, द बाल्कन स्टेट्स वर मतलब दे वर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल चीज जो मैं बता रहा हूं, क्या कि ईच ऑफ दे वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। मुझे अगर टेरिटरी चाहिए तो मुझे मेरी टेरिटरी कैसे मिलेगी? जब मैं दूसरे से छुड़ाऊंगा, क्योंकि टेरिटरी तो उतनी है ना, मुझे ज्यादा टेरिटरी चाहिए तो मैं दूसरे छुड़ाऊंगा। तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट शुरू हो गए, उनके बीच में कंफ्लिक्ट शुरू हो गए। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। मैटर्स और गड़बड़ हो गए कब? देखो बच्चे लड़ रहे हैं कॉलोनी में, लड़ने दो, मारेंगे पीटेंगे एक दूसरे के साथ, फिर अभी खेलना शुरू कर देंगे वापस। बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन बच्चों की लड़ाई में जब मम्मी पापा इंक्लूड हो जाते हैं, आपके बेटे ने हमारे लड़के को मारा है, नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी ने मेरे लड़के की आंख में उंगली घुसा दी है, और फिर क्या होता है ना, फिर दंगे होते हैं कॉलोनी में, मम्मी पापा एक दूसरे को लठ मार रहे होते हैं, फिर मतलब आपस में नहीं, एक दूसरे के मम्मी पापा को। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी हुई कि ये बाल्कन रीजन में जब तक ये स्लैविक नेशनलिस्ट अपनी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने के लिए एक दूसरे को ऊपर लात घुसे चला रहे थे, ठीक है, बच्चे लड़ रहे, लड़न दो, लेकिन सीन्स बिकेम, या फिर मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड जब क्या होता है, जब बिग पावर राइवलरी देखने को मिलती है आपको। बिग पावर राइवलरी का मतलब क्या है कि जब आपको बड़ी पावर्स जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो भी इनकी लड़ाई में उतर आए। उनको क्या मजा आ रहे थे सर, वो क्यों उतर आए इनकी लड़ाई में, तो उसके पीछे का कारण है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि इसी टाइम पीरियड में एक घमासान राइवलरी चल रही थी, और वो घमासान राइवलरी क्या चल रही थी, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली आपको देखने को मिलता है कि घमासान राइवलरी चल रही थी। वो कैसी चल रही थी कि जर्मनी भी चाहेगा कि उसको सी रूट मिल जाए, ब्रिटेन भी चाहेगा उसको सी रूट मिल जाए, और ये बाल्कन रीजन की पोजीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, किधर गया, बनाया था ना अपन ने, जैसे बाल्कन रीजन की पोजीशन ये कि यहाँ एक मेडिटेरेनियन सी है, तो ये बाल्कन रीजन मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है, तो जर्मनी चाहेगा कि मेरे दोस्त, 4 दोस्त बना कि मैं यहाँ समुद्र का रास्ता ले लूँ। ठीक है, तो ये फ्रांस भी चाहेगा कि मैं इनसे दोस्ती करके समुद्र का रास्ता ले लूँ। तो इनके बीच में जो है, अगर हम बात करें बाल्कन रीजन्स के बीच में, ठीक है, तो इनकी लड़ाइयों में जब बिग पावर्स एंटर करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स। वो उनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट था ही, क्योंकि उनको अपना नेवल एक्सपेंशन भी करना है, ठीक है, उनको अपनी मिलिट्री भी बढ़ाना है, उनके इधर उधर टेरिटरीज भी एक्सपैंड करना है। तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, इनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट था ही, और उनकी कॉन्फ्लिक्ट के चलते जब वो बाल्कन रीजन्स को अपने अपने खेमे में लेने लगे, अपने अपने ग्रुप्स बनाने लगे, तब सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ईच पावर, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है, दे वर कीन ऑन काउंटरिंग एंड होल्ड ऑफ ईच, दे वर होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन रीजन्स। तो मतलब यही है कि यार वो उसने उसके साथ दोस्ती क्यों कर ली, इसने इसके साथ दोस्ती क्यों कर ली, ये तो मेरा दोस्त है,
है ना। तो वो ऐसे ही था ना, अपना टीम अप कर रहे थे अपनी अपनी, तो उस अपनी अपनी टीम अप करने के चक्कर में जो बड़े पावर जो थे तो एक दूसरे से जेलस होते थे, एक दूसरे से कंफ्लिक्ट में आते थे। एंड अब होता क्या है कि मान लो कि ऐसा है, अरे तू डरे मत, ऐसा होता ना गली मोहल्ले की लड़ाई होती, मैं खड़ा हूं ना तेरे पीछे, चल किसने मारा, चाटा मार, तू मार पे, मैं खड़ा हूं पीछे, ऐसा उसने उसको चाटा मार दिया, इसने उसको मार दिया, और फिर सब लड़ देते। तो वैसे ही तो जैसे आपको देखने को मिला कि तो जो ईच पावर, बड़ी बड़ी पावर से रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, तो दीज पावर्स was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के ऊपर वो कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा क्या थी, वो थी कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हमें मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स हमें मिल जाए। ठीक है, दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन। अब इसी के चलते क्या हुआ ना कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया, जर्मनी ने मान लो क्या कर दिया, मैसेडोनिया को सपोर्ट कर दिया, तो फ्रांस को बुरी लग गई, तो फ्रांस ने मैसेडोनिया के ऊपर हमला कर दिया, अब जर्मनी भी पिक्चर में उतर आया। तो होता यही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे ही चालू हुआ था, एक राजकुमार थे उनको गोली मार दी, आर्क फर्नांडिस ऐसा कुछ नाम था, आर्क ड्यूक फर्नांडिस, और इनके दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हुई और बिग पावर्स उतर आई उस पिक्चर में, और जैसे ही ये सीरीज ऑफ वॉर शुरू हुई है, दिस फाइनली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब पूरी कहानी समझ में आई है, और यही वॉर, छोटी छोटी वॉर्स एस्केलेट होते होते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहुंच गई। अब मैं आपको एक बार पूरा रिकैप करवाऊंगा, हाँ क्या हुआ क्या है, देखो यहाँ कहानी समझना पूरा, कि सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये बाल्कन रीजन आखिर है क्या। फाइन, सबसे पहले मैंने समझा बाल्कन रीजन क्या है, क्लियर हुआ, बाल्कन रीजन वाला कॉन्सेप्ट समझा कि ओटोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में वो जो एरिया था, वो एरिया बाल्कन रीजन कहलाता था, वहां पे वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना चाह रहे थे। तो बाल्कन रीजन, यहाँ पे स्मॉल कंट्रीज जो थे, ट्राइंग टू गेट छोटे छोटे देश अपनी अपनी इंडिपेंडेंस लेना चाह रहे थे। अब ये छोटे छोटे देश अपनी अपनी इंडिपेंडेंस लेना चाह रहे थे। अब इन छोटे छोटे देशों में जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी, होड़ चल रही थी, तो स्मॉल कंट्रीज वर ट्राइंग टू गेट द इंडिपेंडेंस, और इन छोटे छोटे देशों में आपस में कंफ्लिक्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, इंटरनल कंफ्लिक्ट, और इस इंटरनल कंफ्लिक्ट के पैरेलल में क्या होता है, बिग पावर्स की एंट्री हो जाती है, बिग पावर्स की एंट्री हो जाती है। दिस लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, दिस लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समझ में आया, इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते उनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। बताओ जल्दी, क्लियर हुआ, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते बिग पावर की जब एंट्री होती है तो दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सिंपल, जल्दी बताओ, क्लियर है। नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म वही है ना कि देखो छोटे छोटे देश अपनी इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने बोला कि नहीं मुझे ज्यादा टेरिटरी चाहिए, तू छोटा है मैं बड़ा हूं, इस टाइप से, तो उसमें दैट नेशनलिज्म लेड टू इंपीरियलिज्म। ठीक है, दैट नेशनलिज्म लेड टू इंपीरियलिज्म। समझ में आया विश्वास कुमार कैसे कनेक्ट हुआ नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म से, समझे। अब होता क्या, आगे और कहानी है। ये देखो, जैसे कहा जाता ना कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो यहां पे वही बताया गया कि कैसे ब्रिटेन पूरा फैला हुआ था वर्ल्ड में, उस चीज को दर्शाया गया कि कैसे ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। आ जाओ, तो नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू द डिजास्टर इन 1914। 1914 में ये होता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग थी इनके अंदर, और नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ साथ में जब इन्होंने इंपीरियलिस्टिक होने की कोशिश करी, एक देश ने दूसरे देश के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करी, तो उसके चक्कर में गर्त में चले गए, वर्ल्ड वॉर हो गया, मारपीट मच गई, ठीक है, खून खराबा हो गया। तो नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। ठीक है, तो बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड which had been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है कि बड़ी दिक्कत होती है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, लेकिन मतलब यूरोप तो चले गया, यूरोप में तो लड़ाई दंगे हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चक्कर में क्या हुआ कि एक समय पे यूरोप
जैसे मैं बताया ना, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, तो एक समय पे यूरोप बहुत प्रॉस्परस था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर के चक्कर में इतने बम गोले बारूद बनाए उन्होंने कि एक दूसरे के ऊपर लड़ने में रह गए, चीज़ें बहुत नुकसान हुई, बिजनेसेस कोलैप्स हुए, क्या बोल सकते, रिसोर्सेज खत्म हुए, और तभी यूएसए ने इनको ओवरटेक कर लिया, यूएसए आगे निकल गया इनसे, है ना। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ जैसे आपको देखने को मिलता है कि बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू इंपोज इंपीरियल डोमिनेशन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये लड़ रहे थे उस समय तक क्या है, इंडिया ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही कह सकते हैं कि ब्रिटेन की पकड़ जो है इंडिया पे थोड़ी कमजोर हुई थी, उसके बाद में फिर इंडिया धीरे 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 आगे इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा। तो जितनी भी कंट्रीज को यूरोपियन कंट्रीज ने गुलाम बना के रखा था, ठीक है, तो वो सारी कंट्रीज ने ये रियलाइज करना शुरू करा 19th सेंचुरी आते आते, ठीक है। क्या रियलाइज करना शुरू करा 19th सेंचुरी आते आते, कि ब्रिटेन के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, उन्होंने कंट्री बनाया, नेशनलिस्ट फीलिंग थी, ठीक था, बढ़िया था, लेकिन उस नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद में ब्रिटेन जब हमारे ऊपर डोमिनेट करने लगा, इंपीरियल डोमिनेशन जब हमें देखने को मिला, जब ब्रिटेन ने हमारे ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, तो वो गलत था, समझ में आया, वो गलत था, वो इंपीरियल डोमिनेशन जो है दैट वाज रॉन्ग। व्हाट माय पॉइंट, दैट इंपीरियल डोमिनेशन वाज रॉन्ग। तो ये चीज आपको समझना होगी कि धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो गुलाम थे उन्हें समझ में आने लगा कि इनके देश में जब करना था तब नेशनलिज्म, और हमें गुलाम बना बना के बैठे हैं। तो ये तो इंपीरियलिस्टिक डोमिनेशन हो गया ना। इंपीरियल डोमिनेशन मतलब क्या है कि व्हेन यू आर डोमिनेटिंग समवन पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, जब आप किसी के ऊपर सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहे हो तो उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। क्लियर हुआ, उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। तो द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, ठीक है। एंटी इंपीरियल मूवमेंट क्या है, जैसे एंटी वायरस बोलते हो, वायरस के लिए एंटी चीज यूज कर लिया आपने, क्लियर हुआ। तो द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। तो जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट चालू हुआ हर जगह, हर क्षेत्र में, आपको एंटी इंपीरियल मूवमेंट कैसे देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो आवाज उठना चालू हुई है, या फिर फ्रांस ने भी अगर किसी को गुलाम बना के रखा था, जैसे वियतनाम को, तो वियतनाम में लोगों ने फ्रांस के अगेंस्ट में आवाज उठाई, है ना। तो जहां जहां इंपीरियल पावर्स ने अपने अपने मतलब अलग अलग क्षेत्रों को गुलाम बना के रखा था, तो उन क्षेत्रों में इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में आवाज उठी, तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट कहा जाएगा। एंटी इंपीरियल मूवमेंट डेवलप्ड एवरीवेयर वर अ नेशनलिस्ट, और ये सारे एंटी इंपीरियल मूवमेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट थे। कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट थे कि मैं ब्रिटेन को अपोज कर रहा था कि ब्रिटेन हमारे ऊपर गलत तरीके से बैठा हुआ है, तो ब्रिटेन की गुलामी को चैलेंज करने के साथ साथ मेरे बाजू में जो दोस्त थे वो भी उसको ही बोल रहा है कि ब्रिटेन गलत कर रहा है, तो हम दोनों भी तो दोस्त बनेंगे ना। समझ में आ रही है मेरी बात, कि अगर मैं भी इनसे लड़ रहा हूं, ये भी इनसे लड़ रहे हैं, ये भी इनसे लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम तीनों तो दोस्त बन जाएंगे। तो जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट चले अगेंस्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो मूवमेंट चले, तो उन मूवमेंट ने क्या करा, हमारे लोगों को आपस में एकजुट करा, ठीक है। तो द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, ठीक है। तो जो जो लोग अपने ऊपर जो रूल कर रहे हैं उन लोगों को जब अपोज कर रहे थे, तो आपस में वो लोग जुड़ रहे थे, ठीक है। तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट जब किए गए तो उसमें लोग आपस में जुड़े, ठीक है। तो वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। इंडिया कैसे बना, जब हमने देखा कि यार मैं भी ब्रिटिशर से परेशान, ये भी ब्रिटिशर से परेशान, सब ब्रिटिशर से परेशान, तो हम आपस में तो जुड़ जाएं, हम आपस में तो जुड़ जाएं, वैसा। तो ये चीज होती है। एंड वर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, ठीक है। और लोगों के अंदर फिर वो एहसास आया कि हमें आपस में एकजुट होना होगा। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो गुलाम थी, ठीक है, द फोर्ज्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो वो जब when they were in confrontation with imperialism, जब वो कन्फ्रंटेशन कर रहे थे, कन्फ्रंट कर रहे थे, लड़ रहे थे इंपीरियलिज्म को, कन्फ्रंटेशन मतलब किसी को लड़ना, क्वेश्चन करना। तो जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा, किसको, जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा इस चीज को, जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया इंपीरियलिज्म को, तो कहीं ना कहीं लोग आपस में भी जुड़ रहे थे, वो चीज बताया। यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवरीवेयर रेप्लिकेटेड। अब यूरोप में जो नेशनलिज्म का आइडिया आया था, जब यूरोप के कंट्रीज देश बने थे, तो वही देश बनाने का भाव अब पूरी दुनिया में रेप्लिकेट हो रहा था। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। इंडिया में भी आया, तो इंडिया में लोगों ने अपनी आजादी को अपने तरीके से राष्ट्रवाद में बदला, ठीक है। तो सबने नेशनलिज्म समझा और नेशनलिज्म को अपने अपने हिसाब से अडॉप्ट किया। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन ये एक आइडिया कि हर समाज को एक राष्ट्र बनना चाहिए, नेशन स्टेट बनना चाहिए, उसकी अपनी टेरिटरी होना चाहिए, उसकी अपनी गवर्नमेंट होना चाहिए, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस आइडिया को धीरे से यूनिवर्सल और नेचुरल मान लिया गया कि सबको देश बनने का, बनाने का अधिकार है। तो दिस वाज नेशनलिज्म
एंड इंपीरियलिज्म, एंड ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बताओ, बोलो, वाह जी वाह, मजा आ गया, बोलो कैसा लगा? क्लियर हो? इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि हाउ नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म, या फिर हाउ नेशनलिज्म अलोंग विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू द डिजास्टर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, क्या बोल सकते हैं, बाल्कन रीजन में कंफ्लिक्ट आने से। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। बताओ, बताओ, क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर है? बताओ जी, बताओ। ओए, मैंने किसी की क्लास नहीं ली है। जो बच्चे बोल रहे कि सर आपने सर की, प्रशांत सर की क्लास ले ली, कुछ भी। क्या लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट? देखो इंपॉर्टेंट तो चैप्टर में हर चीज है ना, तभी तो कनेक्टिविटी होती है। तो ये जो क्वेश्चन अपन ने कल छोड़ा था, देखो एक, हाउ डिड नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू द डिजास्टर, यही क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां भी दिया होमवर्क में। ये 5 नंबर में एक क्वेश्चन आना तय है, ये है ना। आ जाओ, एक क्वेश्चन का आंसर तो इसका, चलो पोल दे रहा हूं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, बोर्ड की संख्या, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। असर्शन दिया है, रीजन दिया है, द लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, है ना। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन, सही बात है क्या? ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ, ठीक है। बताओ जल्दी, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा इसका राइट आंसर? वाई नेशनलिज्म इज लेट इन एशिया? भाई साहब, हमारे यहाँ तो नेशनलिज्म बहुत पहले से था। हमें गुलाम बना दिया गया, तो फिर से नेशनलिज्म रिवाइवल करना पड़ा हमें नेशनलिज्म का। समझे? चलो, इसका राइट आंसर बेटा बी ही है। अरे ए क्यों लगा रहे हो? देखो, मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। और क्यों था? क्योंकि बाल्कन रीजन में सारी कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर रही थी। मैंने क्या बताया, इसको सवाल बनाया करो। मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन, सही बात है। पर क्यों? तो रीजन, लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो क्या, इसको ऐसे लिखो ना कि सीरियस टेंशन इसलिए था क्योंकि आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर नेशंस वर असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस, दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तब रीजन असर्शन का क्लियर एक्सप्लेनेशन बनेगा। अभी रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो बोथ एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका राइट आंसर बी है मेरे लाल। पप्पू क्या हो गया तुम्हें, हैं? पिट्टी कर दोगे तुम्हारी। राइट आंसर इसका समझ में आया ना, क्या होगा? राइट आंसर इसका बी होगा। और क्यों होगा, उसका रीजन समझ में आया? बताओ। मैंने तो बी लगाया था, पर गलती से सी क्लिक हो गया यार। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसके आंसर गलत हो जाता फिर ऐसे बहाने मारते हैं वो। चलो,
डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन। हिस्टोरिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, किन कारणों से नेशनलिस्ट टेंशन डेवलप हुआ इन बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन में दिक्कतें क्यों पैदा हुई बताओ, बाल्कन रीजन में दिक्कतें क्यों पैदा हुई। तो बाल्कन रीजन में दिक्कतें इसलिए पैदा हुई क्योंकि सीधा सट सा एक्सप्लेनेशन है कि डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, वही वाली चीज है, डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन से क्या हुआ, आपको देखने को मिलता है कि टेंडेंसी ऑफ राइज इन नेशनलिस्ट sentiments in Balkan region। बाल्कन रीजन में ये लोग अपनी आज़ादी असर्ट करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करने लगे। फिर क्या होता है, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, टेंडेंसी ऑफ राइज इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन बाल्कन रीजन। फिर क्या है, और इसी के चलते इसमें एंट्री ऑफ बिग पावर्स, बिग पावर्स जो है वो एंटर कर जाती है, लेड टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। सिंपल, सीधा, सटीक। क्लियर है ना, क्लियर हुआ, क्लियर है। चलो, रोल ऑफ बाल्कन्स इन द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेम सवाल बहरूपिया होता है, मैंने लिखा था ना रूल बुक में, तो वही सवाल बहरूपिया है। बाल्कन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे किया, तो वही पूरी कहानी की, बाल्कन रीजन था, ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, आपस में इनमें कंफ्लिक्ट होने लगे और इनके कंफ्लिक्ट में बड़े पावर एंटर कर गए, सीरीज ऑफ वॉर्स स्टार्ट होते विच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाओ। पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो, अब आपको बताना है, पोल दे रहा हूं मैं, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, बताओ पोल देने के बाद में कि क्या क्रोनोलॉजी रहेगी, पहले क्या हुआ, दूसरे नंबर पे क्या हुआ। डिफीट ऑफ नेपोलियन, बैटल ऑफ लेप्जिग, बिगिनिंग ऑफ ग्रीक स्ट्रगल ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, ज़ोल्वेरिन, साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ऑप्शन कुछ गड़बड़ है इसमें, वही मुझे लग रहा है ऑप्शन गड़बड़ है इसमें, ऑप्शन गड़बड़ है बाबू। बैटल ऑफ लेप्जिग में भी हारा था, बैटल ऑफ लेप्जिग में भी हारा था, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन इसमें गड़बड़ है। देखो पहले है ना, पहले इसमें सबसे पहले 1 ही आएगा, बैटल डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ लेप्जिग ही आएगा। 1 के बाद में 2 नहीं आ सकता है, 1 के बाद में 3 आना चाहिए, ट्रीटी ऑफ वियना। नेपोलियन हारता है, जैसे लेप्जिग की बैटल जो है 14 या 15 की रहती है, इसको हराने के बाद में ही ये वो होती है साइन, ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। तो 1 के बाद में 4 आना चाहिए था। और बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस, तो ये 1821 से शुरू होती है, ठीक है, 1821 से ग्रीक वो होती है। और ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन सबसे आखिरी में बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ऑप्शन कुछ ऐसे होना चाहिए थे कि ऑप्शन में आना चाहिए था 1, 4, ठीक है, 2, 3, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुआ था बेटा, समझे। बैटल ऑफ वाटरलू में भी, बैटल ऑफ वाटरलू में
काम तमाम, ये हुआ था। हारना उसका शुरू बैटल ऑफ लेप्जिग से हुआ। यही तो गलती करता, देखो तुमने ये पिक्चर नहीं देखी थी ये वाली, यही डिटेल्स बेबी, डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स नहीं पकड़ पाते हो आप। आजा, नेपोलियन कहां गया, छोटे से नेपोलियन। द कोरियर ऑफ राइनलैंड losses all that he has won on his way home from Leipzig, ठीक है। तो बैटल ऑफ लेप्जिग 1813 में जो लड़ी गई थी, उस बैटल ऑफ लेप्जिग से ही इसने हारना शुरू कर दिया था। ये है बैटल ऑफ लेप्जिग। भाग रहा है वापिस, ये पोस्टमैन तरह दर्शाया जा रहा है। 1813 में, मैं 14 बोल रहा था, समझे? समझे कि नहीं समझे? अरे किधर घूम रहा है? कहाँ आ गया? आ गया क्या मेरा दोस्त? रुक जाओ, अरे पूरी खत्म होगी दुनिया। तो स्पेसिफिकली 1813 में लेप्जिग की बैटल हुई, फिर ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है 1815 में, फिर ये बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल ग्रीक इंडिपेंडेंस 1821 से शुरू होती है, 1832 में तो वो हो जाता है, और कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरिन 1834 में बनती है ना। तो ये क्रोनोलॉजी रहेगी। आ जाओ एक और बार क्रोनोलॉजी खेलते आ जाओ, इस बार सही पोल होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। रुको जरा, इसमें भी गलत है यार, इसमें भी गलत हो गया। देखो सबसे पहले क्या होता है, नेपोलियन का डिफीट होता है 1815 में, ठीक है, 1815 में नेपोलियन का डिफीट होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है 1832 में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट होता है 1861 में, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होता है 1871 में। ऐसी सी कुछ कहानी बनती है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, उस हिसाब से होना चाहिए था 2 1 3 4, 2 1 3 4 होना चाहिए था। शिट, चलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? वाटरलू में 1815 में हारा था। 2 1 3 4 होगा बेटा, 2 1 4 3 नहीं। एक बच्चा लिख रहा 2 1 3 5 क्या हो गया? ठीक हो? गर्मी सिर पे चढ़ गई, आंखों पे चढ़ गई? अरे सी नहीं होगा यार। अगर तुम उसको मैप के हिसाब से देखो, मैं और बता देता हूं, पहली बार 10वीं पढ़ रहा हूं ना, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरी सुनो। मैप के हिसाब से देखोगे ना, तो मैप में आप जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला मैप देखोगे, तो वहां बीच में कहीं आपको 1872 71 भी लिखा देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम जो पढ़ के आए कि राजा विक्टर इमैनुअल को तो 1861 में राज तिलक कर दिया था ना, तो यूनिफिकेशन 1861 में हम कंप्लीट मान ले, तो इटली पहले यूनिफाई हो गया था जर्मनी से। ऐसा ऑप्शन में गड़बड़ कर दी इन्हें शायद लिखने में। एक और बार चलो आ जाओ, एक और है, एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। नेपोलिक वॉर्स, ट्रीटी ऑफ वियना, स्ट्रगल, ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, स्लैव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर। ये वाला तो जीत जाओगे तुम, ये वाला तो जीत जाओगे। चलो बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड देख लें। मनस्वी, शिवानी, रुद्रा, जुनैद, रिद्धि, वेद, काव्य, शिव, श्रेया और निकिता, बधाई हो। बताओ बताओ बताओ। इसमें बी राइट आंसर है, डायरेक्ट दिख रहा है अपने को यहाँ पे कि देखो नेपोलिक वॉर्स 1790s में शुरू हो गई थी, ट्रीटी ऑफ वेना 1715 में और 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना साइन होती है, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है 1821 से, और स्लाव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर 1871 से शुरू होता है। सिंपल है ना? चलो भाई, तो इसी नोट पे आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। अब हम मंडे मिलेंगे, तो मंडे के दिन डाउट सॉल्विंग भी 4 क्लासेस लगातार भी होगी, डाउट सॉल्विंग, और इसके साथ साथ इसका WPP भी दे रहा हूँ, उसके नोट्स भी दूंगा। तो इसका WPP जो मिलेगा आपको, तो इसके WPP को सॉल्व कर लेना मेरे लाल,
इसके WPP को सॉल्व करोगे तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसका टेस्ट पेपर मिलेगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन यूटिलाइज करना, इसका टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना। टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद में इसका टेस्ट देना है, ठीक है, और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो अगली क्लास अपनी डाउट सॉल्विंग और वाली होगी, ठीक है, जिसमें हम डाउट सॉल्विंग करके इसके टेस्ट पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे। फाइन, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन पावर शेयरिंग, ठीक है, फिर पावर शेयरिंग करेंगे अपन, क्लियर है। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन पावर शेयरिंग। फाइन, क्लियर। चलो देख के कर सकते हैं सर, बुक देख के करो, लेकिन तुम्हें आंसर खुद से लिखना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलो 3 दिन तुम्हें मिलेंगे तो हमें बहुत तुम्हारी याद आएगी, तो आई मिस यू अ लॉट 3 दिन। फाइन, चलो तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।